चाहती हूँ, क्या भारतीय गिरमिटिया अनुभव को स्वतंत्र ज्ञान परंपरा मानकर गिरमिटियोलॉजी की अपनी सैद्धांतिक शब्दावली के रूप में विकसित करना चाहिए अथवा नहीं? आपका क्या कहना है? सुचि जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसको मैं दो तरह से देख रहा हूँ। पहला तो यह कि जिस गिरमिटिया समाज की आप बात कर रही हैं, उसका भी एक बड़ा इतिहास हमारे सामने है। अगर हम 1834 से लेकर के मान के चलें कि अभी तक के इतिहास को देखें, जिसमें कम से कम 5 से 6 पीढ़ियाँ हमारे सामने हैं, तो इसमें अगर हम 3 पीढ़ी को मान लें कि या 2 पीढ़ी को गुलाम रही, तीसरी पीढ़ी ने गुलामी से मुक्ति के लिए संघर्ष किया अपने अपने कैरिबियन या फिर मॉरिशस जैसे देशों में, और फिर मतलब बात की जो 3 पीढ़ी अब हमारे सामने है या कम से कम 2 पीढ़ी जो हमारे सामने है, तो इस पूरी प्रक्रिया में मुझे बार बार लगता है कि इस पूरे दौर में इनके बारे में हमें एक तरह से स्वतंत्र होकर के बातचीत करना चाहिए। आपका कहना ठीक है कि मतलब जो गिरमिटिया का जो अनुभव है उसको सिर्फ अभी तक जो एकेडमिक जो जगत रहा है या पूरी दुनिया का जो बौद्धिक वर्ग रहा है, उसको अनुबंधित श्रम या जिसको हम लोग एग्रीमेंट या शर्तबंद प्रथा के तरफ से प्रवासन के मजदूरों की बातचीत के रूप में देखते रहे हैं। अगर आप इसको स्वतंत्र ज्ञान परंपरा से जोड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें खुलेगी। मतलब अभी तक हमारे सामने एक ही पक्ष खुल रहा है कि हाँ, एक दौर में प्रवासी मजदूरों का भारत से अफ्रीका कैरिबियन देशों में पलायन हुआ या यहाँ से ले जाए गए और वो एक तरह से गुलाम की तरह उन्होंने देशों में काम किया, चाहे खेतीबाड़ी का मसला हो या फिर मतलब दूसरे तरह के काम हो, और वही उनके मूल्यांकन का भी आधार बना। और कई बार लगता है कि हमने इस प्रक्रिया में उनकी उन बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया जिनकी तरफ हम इशारा करना चाह रहे हैं कि अगर हम स्वतंत्र रूप में बात करेंगे तो वहाँ के सामाजिक अनुभव का जो पूरा का पूरा दायरा रहा है, उस दायरे में सिर्फ और सिर्फ एक इंडेंचर्ड माइग्रेशन या एक प्रतिबंध या अनुबंधित मजदूर ही नहीं रहे हैं, बल्कि उन मजदूरों की अपनी एक जिंदगी रही है, उनकी अपनी सोच रही है, उनका एक अपना चिंतन रहा है, एक उनका पूरा का पूरा एक सामाजिक अनुभव रहा है जिसको हम लोग सोशल एक्सपीरियंसेस कहते हैं। और उस अनुभव में उस समाज के सारे लोग आ जाते हैं, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, और चाहे बाद के में उनकी संतानें आती हो। तो एक अच्छी पहल है और बहुत अच्छा सवाल है कि हम इन चीज़ों के बारे में विचार करें, उनके बारे में महसूस करें, और कहीं ना कहीं मतलब जो उनकी आज भी जो पीढ़ी हमारे सामने है उसकी जो पारंपरिक जो परंपराएं उसको समझने की कोशिश करें। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या गिरमिटिया महिलाओं को अभी भी पीड़िता के रूप में ही दिखाया जाना चाहिए या उनको अब सभ्यगत निरंतरता के प्रमुख वाहक के रूप में पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए? फिर हमें एक उस पूरा जो आर्थिक इतिहास का जो दौर रहा है गिरमिटिया समाज का, उसकी तरफ फिर पुनः वापस जाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि मतलब पूरी दुनिया में जो एक तरह से औपनिवेशिक जो पूरी सत्ता रही है वह 2 देशों के हाथ में सबसे अधिक रही है। एक ब्रिटिश या अंग्रेजी राज में के अंदर रही है, दूसरा हम कह सकते हैं कि जो फ्रांसीसियों ने जो बहुत सारे उपनिवेश बनाए वहाँ पर रही है। जैसे मॉरिशस में शुरुआती दौर में फ्रांसीसी थे, फिर बाद में एक तरह से अंग्रेज आए और उसके बाद एक नया दौर शुरू हुआ। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो एक तरह से प्रवासन हुआ, इस प्रवासन में भारत से चाहे भारत का जो भोजपुर प्रदेश हो या अवध का इलाका हो, ब्रज का इलाका हो, कुछ दक्षिण भारत से भी एक तरह से माइग्रेशन हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ पुरुष ही नहीं गए थे, बल्कि बहुत सारी उनकी स्त्रियां भी गई थी उनके साथ। और मेरे सामने भी बहुत सारे उदाहरण हैं, खासकर भोजपुर क्षेत्र से, जहां पर हम उनके बारे में सुनते रहते थे कि इस गांव से पति पत्नी दोनों गए थे प्रवासी मजदूर बन करके। लेकिन जब कहते हैं कि जब उनकी पूरी जब एक तरह से कहिए कि उनका ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्यांकन होना शुरू हुआ, तो उसमें सबसे अधिक फ्लोर पर पुरुष ही वर्ग या समाज आया और उन्हीं की तरफ सबका ध्यान सबसे अधिक गया, क्योंकि बहुत सारे जो टेक्स्ट दिखाई पड़ते हैं, मतलब चाहे सूरीनाम के लेखकों के टेक्स्ट हो या मॉरिशस के लेखकों के जो पाठ है, जिन्होंने कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, निबंध लिखे, अपने मेमोयर लिखा या अपने अनुभव लिखे,
तो उनमें भी जो सबसे अधिक जो उत्पीड़ित समाज दिखाई पड़ता है, उसमें पुरुष दिखाई पड़ता है कि पुरुष ने बहुत जद्दोजहद का सामना किया एक ऐसे अनजान मुल्क में, जहाँ पर एक तरह से अंग्रेजी या फिर मतलब फ्रांसीसियों का एक तरह से दबदबा था। लेकिन एक जो दूसरी परत हमारे सामने दिखाई पड़ती है कि हाँ, ऐसा नहीं था कि उस दौर में स्त्रियों की चर्चा नहीं हुई। उनकी चर्चा हुई तो उनकी चर्चा एक बिल्कुल अलग तरह से हुई कि हाँ, उनके साथ उनका जो स्त्री होना था, जो उनकी जो फिजिकल जो बनावट थी, जो शारीरिक बनावट थी, उसके आधार पर उनका एक तरह से सबसे अधिक मतलब कहा जाता है कि शारीरिक शोषण हुआ। और कहीं न कहीं इसकी चर्चा ही मतलब टेक्स्ट में दिखाई पड़ता है। जबकि लोग कहते हैं कि मॉरिशस में भी या दूसरे देशों में भी महिलाओं ने खुल करके जो मजदूरों ने ये प्रदर्शन किया अपने एक तरह से अपने ऊपर जो शोषण या उत्पीड़न हो रहा था, तो उनके उस लड़ाई में या उनके उस मुहिम या जुलूस में महिलाएं भी होती थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। मॉरिशस में तो एक अंजाले कुपेन की चर्चा होती है, जो एक महिला थी जो थोड़ी सी मतलब कहिए कि मतलब वो बहुत आगे बढ़ कर के उस मतलब मजदूर आंदोलन को लीड करती है। और कहते हैं कि उसके पेट में एक बच्चा था जो भी जन्म नहीं लिया था, और वो पुलिस की गोली या कहीं अंग्रेज पुलिस की गोली का शिकार होकर मारी जाती है। तो लोग को अनुभव हुआ कि इस पूरी प्रक्रिया में वो महिला जो सबसे आगे चल रही थी, जो गोली खाकर मरती है, तो ठीक है उस महिला ने प्रतिरोध किया, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा था उसकी क्या गलती थी? उसे तो सूरज कभी नहीं देखा, वो बिना सूरज को देखे ही एक तरह से गुजर गया। तो कहने का अर्थ यह है कि साहित्यिक पाठों में महिलाओं के इस चीज को आया, लेकिन आप जिस बात की तरफ इशारा कर रही हैं, स्त्रियों का जो मतलब एक जो स्त्रियों की जो सोच होती है, उनका जो अनुभव होता है, उनका जो एक तरह से सामाजिक जो दायरा होता है, वो बिल्कुल भिन्न तरह का होता है, बल्कि बहुत अलग तरह से होता है। और इसीलिए जो पूरा का पूरा ये दौर दिखाई पड़ता है, खास करके गिरमिटिया समाज पर बात करने में, उसमें उन महिलाओं को सिर्फ एक पीड़ित स्त्री के रूप में देखा गया। कभी भी उन महिलाओं के कहिए कि उस दिमाग को पढ़ने की कोशिश नहीं हुई कि हाँ ठीक है, उनका एक शरीर है, एक बॉडी है, बट उनके पास एक दिमाग भी था। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वो कैसे अपने दिमाग में हर चीज का बारीकी के साथ अनुभव कर रही थी। कलकत्ता के बंदरगाह शिमाली 2 नवंबर 1834 को जो जहाज चला, तो वहां से पूरे जहाज की जो यात्रा थी, यात्रा में उनके मन में क्या बहुत सारी बातें आ रही थी कि कैसे मुल्क में जा रही है, फिर वहां जाकर के एक नई दुनिया से उनका सामना होता है। अपने घरों का भी काम करती है, खेतों में भी काम करती है। इस पूरी प्रक्रिया में यह सिर्फ एक मतलब आवाजाही नहीं थी, बल्कि खेत में काम करने का अर्थ यह भी था कि उन्हें भी एक तरह से खेती बाड़ी का अनुभव था, उन्हें खेती करनी आती थी। इसीलिए पुरुषों के साथ उन्होंने खेत में काम करना शुरू किया और बहुत सारी चीजें देखी। तो यह बड़ी बात है कि जिस बात की तरफ आप इशारा कर रही हैं कि ठीक है उन्होंने घरेलू श्रम या उनकी मेमोरी, तो हमें अब आज के समय में गिरमिटिया जो स्त्रियां हैं, उनका जो एक तरह से मतलब कहा जाए कि जो उनका जो मतलब इस पूरी प्रक्रिया में खास करके मतलब कहिए कि जो अब 200 साल होने जा रहा है, और शायद 2034 में 2 साल हो जाएगा उनका, 1834 से लेकर के, तो कम से कम 100 मतलब 92 साल में इन महिलाओं ने जो पूरा का एक अपना अनुभव जो संचित किया, सृजित किया, उस पर भी एक अलग तरीके से आकलन करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का एक गहरा संबंध मानव समाज के इतिहास के साथ भी जुड़ता है, उसकी सभ्यता के साथ भी जुड़ता है। तो उसको भी एक तरह से नए सिरे से देखने की जरूरत है। और इसके बिना हम कहेंगे कि फिर हम जिस जो बातचीत अब तक होती रही है गिरमिटिया समाज को लेकर के, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, वह बातचीत हमारी अभी तक अधूरी बातचीत थी। हम सिर्फ इतिहास के एक पन्ना को पलट रहे थे, लेकिन इतिहास के पीछे का जो दूसरा पन्ना था वह हमारी आंखों से एक तरह से ओझल रहा। जो स्त्री गिरमिटिया वाला जो पक्ष था, कभी हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और हमने कहीं महसूस ही नहीं किया कि हाँ, उनका भी एक दर्शन हो सकता है, उनकी भी एक परंपरा हो सकती है, उनके पास भी ज्ञान का एक बड़ा अनुभव हो सकता है। तो सुचि, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हमें इस नए सिरे से बात करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि आने वाला जो सेमिनार हमारा, वहाँ पर इस सवाल पर भी लोग बातचीत करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद। मेरा अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक अभिलेखों को जब मैं देखना शुरू करती हूँ प्राइमरी या प्राथमिक रूप से, तो मुझे उसमें महिलाओं की जो अनुपस्थिति दिखाई दे रही है या उनके बारे में जो मिनिमम सूचनाएं मुझे प्राप्त हो रही हैं, क्या मैं इसे औपनिवेशिक ज्ञान
कूटनीति या रणनीति का प्रमाण मानूं, या मैं उनकी जानबूझकर इस बात को स्थापित करने की कि महिलाओं का तो अस्तित्व न के बराबर है? देखिए पूरी दुनिया की जो सामाजिक व्यवस्था है ना उसमें एक शब्द बहुत प्रचलन में है जिसको हम लोग पितृसत्ता या पेट्रिकल सोसाइटी के रूप में देखते हैं कि चूंकि पुरुष के पास मतलब कमाने का जरिया होता है, वही एक तरह से घर से बाहर निकलता है, पूरी दुनिया से संघर्ष करता है और इसीलिए उसके इतिहास को, उसके संघर्ष को बड़ा संघर्ष मान लिया जाता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गिरमिटिया समाज के संदर्भ में यह मामला सिर्फ उसी तरह का नहीं है। यहाँ पर स्त्रियां भी उनके साथ घर से बाहर निकली है। मॉरिशस, सूरीनाम या फिजी, त्रिनिडाद टोबैगो जैसे देशों में सिर्फ पुरुष खेतों में काम नहीं करते थे, बल्कि महिलाएं भी काम करती थी और कई तरह से काम करती थी। ठीक है, उनकी मजदूरी थोड़ी सी कम होती थी या उनका पक्ष अलग होता था। तो जो बात आपसे मैं कह रहा था कि जो आपका सवाल है कि मतलब जो एक तरह से जो औपनिवेशिक अभिलेख हैं उनमें ये जो गिरमिटिया जो स्त्रियां हैं उनकी मतलब उनके बारे में जो दस्तावेजीकरण हुआ एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत कम हुआ है। मॉरिशस का मैं आर्काइव देख रहा था जब वहाँ पर मैं विजिटिंग प्रोफेसर था 3-4 महीने के लिए 2010 में, तो मैंने 2-3 जगह फर्क किया और वाकई मतलब जो मतलब अप्रवासी मजदूरों की सूची में तो उनका नाम है, लेकिन इस तरह का मतलब जो जिसका संबंध एक तरह से पूरा का पूरा कहा जा सकता है कि उनके प्रोटेस्ट, उनका प्रतिरोध और उनकी जो पहल थी उसको लेकर के बहुत है। अब जो मैं आपसे कह रहा था कि जो पूरी दुनिया की जो सामाजिक व्यवस्था उससे पितृसत्ता की बहुत बड़ी भूमिका रही है और अभी यह जानती है कि मतलब कम से कम द्वितीय विश्व युद्ध तक 1944 तक के पहले तो मतलब स्त्रियों ने कई बार एक तरह से प्रतिरोध किया, लेकिन वह कभी भी एक लंबा ऐतिहासिक मतलब बहस का, विचार का कारण नहीं बना। इसके पीछे हो सकता है कि 1950 तक या 47 तक भी पूरी दुनिया में अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ा रहा है, पूरी एक तरह से उनकी कॉलोनी बनी रही है, उनका एक साम्राज्य चलता रहा। तो कभी भी मतलब ये हमेशा बहस जो होती थी मतलब सत्ता वर्सेस मतलब डेमोक्रेटिक मूवमेंट को लेकर के या जनतांत्रिक आंदोलन को लेकर के बनती रही है। स्त्रियां मतलब आती रही, लेकिन स्त्रियां कभी भी लीडर के रूप में नहीं आती रही। तो जो सबसे बड़ी बात आप कह रही हैं कि इसमें जाहिर है कि मैं मान के चलूं स्रोतों की कमी नहीं है, ये देखने का बिल्कुल नजरिया है और कहीं ना कहीं मतलब जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे या जो फ्रांसीसी हिस्टोरियन इतिहासकार थे, यहाँ तक कि भारत के भी जो जिन इतिहासकारों ने इस तरह के इतिहास पर काम किया है, भारत के इतिहास पर भी काम किया है। हम लोग तो बार बार चर्चा करते हैं कि यहाँ तक हिंदी साहित्य के इतिहास में भी जब हम देखते हैं कि कितनी महिलाओं की चर्चा हुई है, तो हम कहते हैं कि यहाँ आदिकाल में, प्राचीन काल में एक भी महिलाओं की चर्चा नहीं राइटर की है। मध्यकाल में आकर के मीराबाई की चर्चा होती है, आधुनिक काल में ले दे करके मतलब कहिए कि ले दे करके मुश्किल से चर्चा होती है, एकाध लोग की चर्चा होती है। तो यह इतिहास लेखन का या कहिए कि स्रोतों के मतलब डॉक्यूमेंटेशंस की भी बात है कि जो हमारे प्राइमरी सोर्सेस में ये किस रूप में उपस्थित दिखाई दे रही हैं महिलाएं। तो आप कह सकते हैं, हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि जो पूरा का पूरा जो औपनिवेशिक जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में एक तरह से जो राजनीति होती है, राजनीति सिर्फ मतलब सत्ता की राजनीति नहीं होती है, एक ज्ञान की राजनीति भी होती है और उस ज्ञान की राजनीति में हमेशा जो डॉक्यूमेंटेशन करने वाला होता है, उसमें मैं फिर कहूँगा कि चूंकि पुरुषों की संख्या बहुत अधिक होती है तो कई बार ऐसी चीज़ें आ नहीं पाती है। और जिस बात की तरफ मैं इशारा कर रहा था कि 19 विश्व युद्ध के बाद, 1944 के बाद या 1950 के बाद जब दुनिया एक नए दौर में प्रवेश करती है तो धीरे धीरे स्त्रियां भी एक ताकत के रूप में हमारे सामने आती है और 60 तक आते आते वो कई तरह से हस्तक्षेप करती है, मतलब इतिहासकार के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में या फिर कहिए कि भूगोलवेता के रूप में। जो ज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं वो उनका वर्चस्व धीरे धीरे उनकी हिस्सेदारी बढ़ते जाती है और इसीलिए अब जो पूरा का पूरा जो हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है कि वो कहीं ना कहीं उस औपनिवेशिक जो मतलब जो पॉलिटिक्स थी कि उसमें कम से कम लोग को हिस्सेदारी दी जाए और इस हिस्सेदारी में मैं फिर कहूँगा कि सिर्फ स्त्रियां ही मतलब बाहर मार्जिन पर नहीं ढकेली गई, बल्कि उनके साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग मार्जिन पर ढकेले गए जो एक तरह से मतलब हायरार्की में चाहे भारत में दलित होने के चलते पीछे हो या फिर पूरी दुनिया में जो रेस है, नस्ल है, उसके चलते पीछे हो। और
ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जिनको लेकर के लोगों ने अब संघर्ष किया है। मतलब इटली के एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे जो बाद में जिनका जेल में ही मृत्यु हो गई थी, अंतोनियो ग्रामशी। तो वो जब ये सवाल उठाते तो बार बार कहते कि हम गोरे मजदूर और काले मजदूर के बीच फर्क क्यों करते हैं, उनको क्यों हम गोरे को अधिक देते हैं मतलब डेली वेजेस का, और काले मजदूर को कम देते हैं, और उसमें भी जो स्त्रियां होती हैं उनको बहुत कम देते हैं। तो ये पूरी की पूरी एक तरह से कह सकते हैं औपनिवेशिक मतलब या इम्पीरियलिज्म का जो कहिए कि जो ताना बाना होता है, जहाँ पर डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं होती है, वहाँ पर ये पक्ष बहुत प्रभावशाली तरीके से दिखाई पड़ता है। बहुत बारीकी के साथ एक तरह से स्त्रियों को मतलब बाहर किया जाता है। और फिर मैं कहूँगा कि इसमें मतलब सोर्सेस की कमी नहीं है। अब जो इतिहास लिखा जा रहा है, जैसे रोमिला थापर ने जब भारत के इतिहास लिखा तो उसमें स्त्री को लेकर के बड़ा पक्ष पर काम किया। हिंदी साहित्य में सुमन राजे ने इतिहास पर काम किया, 3 चीजों की चर्चा की। और ऐसे ही जब गिरमिटिया समाज में जब कोई स्त्री मतलब गिरमिटिया मजदूरों स्त्री मजदूर के इतिहास पर काम करेगी तो सारे डाटे फिर सामने आएंगे, और फिर दोबारा उन डाटों का फिर पुनर्मूल्यांकन होगा कि जो समानांतर एक जो लाइन खींची जा रही है उस लाइन में मतलब। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये स्त्री पुरुष का मामला नहीं है। हाँ, स्त्रियों के भी पक्ष की चर्चा होनी चाहिए, और उत्पीड़न के इतिहास में स्त्रियां भी सबसे अधिक उत्पीड़ित हुई है। हम लोग तो बार बार कहते हैं कि कई लेवल पर होती हैं। एक तो पैट्रियार्कल सोसाइटी के चलते उनका उत्पीड़न होता है, दूसरा कहते हैं कि हाँ उनके शरीर की बनावट स्त्री के उसके चलते होता है, और तीसरा हमेशा स्त्रियों को मंद बुद्धि लोग मान लेते हैं। और जाहिर है कि नॉलेज सिस्टम में भी उनकी भागीदारी बहुत कम रही है, बहुत कम रही है। बाद के दिनों में ठीक है एलिट क्लास की स्त्रियां लगातार पढ़ती रही हैं, लेकिन जो पिछड़ा हुआ समाज रहा है पूरी दुनिया में हमेशा ज्ञान की परंपरा से बाहर रहा है। तो यह मामला मतलब स्रोतों की कमी का नहीं है, यह मामला एक तरह से ज्ञान का भी मामला है, एजुकेशन का भी मामला है, शिक्षा का भी मामला है। तो इसको भी इस रूप में विचार करने की जरूरत है। हाँ सुची जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप साहित्य की बहुत बड़ी मर्मज्ञ हैं। मैम लेकिन मेरा प्रश्न मैम है, sorry to हाँ बेटे। interrupt, but we have only 8 minutes left for this session क्योंकि इसने लिमिट लगा रखी है मैम जूम ने। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या गिरमिटिया साहित्य को, आप साहित्य के मर्मज्ञ हैं, मैं गिरमिटिया पूरे साहित्य को केवल डेसोफोरा लिटरेचर के रूप में इंगित करूं? क्या इतना कह देने से पूरा डेसोफोरा डिसाइड हो जाएगा? मैं इस पर आपका प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ। नहीं सुची जी, बिल्कुल नहीं। मतलब सिर्फ आपका कहना बिल्कुल सही है कि सिर्फ डायस्पोरा लिटरेचर की भी एक अलग राजनीति रही है। आप जानते हैं कि मतलब शुरुआती में इन देश के लेखकों ने अपने को हम लोग हिंदी में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम प्रवासी साहित्य कहते थे। और फिर पता चला कि 47 के बाद भी जो एक तरह से माइग्रेशन हुआ इंजीनियर डॉक्टर का यूरोप के देशों में भी, चाहे लंदन हो, इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, वे भी अपने को प्रवासी कहने लगे। और फिर उन्होंने कहा कि हमारी जो कहानियां कविताएं हैं वह भी प्रवासी साहित्य का हिस्सा है। फिर हमने देखा कि जो मॉरिशस सूरीनाम के लेखक हैं उन्होंने अपने को प्रवासी की जगह अप्रवासी साहित्य के रूप में अपने को कहना शुरू किया और अपने को उनसे अलग किया। और इसका कारण यह था कि उन्होंने कहा कि नहीं हमारी समस्या अलग है। हमारी जो सबसे बड़ा जो मतलब ये है कि हमारा आर्थिक कारणों से मतलब भारत से एक तरह से इन कैरेबियन या अफ्रीकी देशों में आना हुआ था, जिसमें हम लोग कहते हैं कि उनके एलिनेशन में, अलगाव में एक आर्थिक अलगाव, इस आर्थिक अलगाव के साथ संवेदनात्मक सेंटिमेंटल एलिनेशन भी एक बहुत बड़ी चीज थी। तो उनके पूरे लिटरेचर को इन दो पक्षों ने बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर बनाया। एक आर्थिक अलगाव का पक्ष है, दूसरा सांस्कृतिक संवेदनात्मक अलगाव का पक्ष। और यह चीज मतलब कभी भी हम लोग देखते हैं कि मतलब जो दूसरे प्रवासी मुल्क के लोग हैं उनको दिखाई नहीं पड़ती है। तो बार बार मुझे लगता है कि बार बार जो प्रोफेसर सरदानंद हरिनंदन सिंह जी इस बात की चर्चा करते हैं कि अगर हम इसे गिरमिटिया साहित्य कहते हैं, गिरमिटिया शब्द देते हैं, तो इससे बहुत बड़ा एक तरह से डिपार्चर, बहुत चीजें खुलेगी, मतलब अनेक परतें खुलेगी। गिरमिटिया शब्द में ही एक इतना बड़ा इतिहास छिपा हुआ है इस माइग्रेशन के इतिहास में, या इसमें इतना बड़ा कहिए कि मतलब अर्थ या अर्थतंत्र की पूरी प्रक्रियाएं छिपी हुई है। एक नए भूगोल का पूरा शास्त्र रचा हुआ है कि गिरमिटिया शब्द अपना भी एक बड़ा शब्द है। और अगर गिरमिटिया शब्द को लेकर के हम इस पर विचार विमर्श करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रवासी जो साहित्य का जो पूरा पक्ष है उसमें
जो आपने कहा अनुबंध की बातचीत की, आपने औपनिवेशिक सत्ता की बात की, श्रम की चर्चा की, रेस एंड नस्ल की चर्चा की, जो कल्चरल मेमोरी की आपने बात किया, ये एक बड़ा मतलब कई तरह का बहुत एक जटिल अनुभव की दुनिया रही है। मॉरिशस के जो बहुत सारे लेखक हैं, अभिमन्यु अनंत हो गए, रामदेव धुरंधर ने पथरीला सोना लिखा, अनंत जी ने लाल पसीना लिखा। जब हम इन पाठों को पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ, कितना बड़ा संसार इनके सामने है। इनके सामने सिर्फ वो प्रवासन का मार्मिक पीड़ा नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा एक सांस्कृतिक, एक आर्थिक, एक सभ्यता के इतिहास के निर्माण की भी बात है, और यह साहित्य में दिखाई पड़ता है। और इसीलिए प्रवासी साहित्य, अप्रवासी साहित्य पर बात करते हैं, हमें इन बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।